का नाम ये कमोदवार है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए आज का ऑन द शो। आज कौन से मुद्दे, कौन सी खबरें, कौन सी घटनाएं मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, सरकार ला रही है सिंगल केवाईसी की नई व्यवस्था। कैसे काम करेगी ये व्यवस्था, इस पर चर्चा करेंगे। आ रहा है नया टेलीकॉम बिल, क्या होगा खास। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी और सुप्रीम कोर्ट की राय अलग। सरकारी खरीद में होगी निजी क्षेत्र की एंट्री। सीएनजी और पीएनजी के दामों में तेजी की संभावना और तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल की आशंका। क्यों है ये आशंका, इस पर भी चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल वित्तीय व्यवस्था में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की भागीदारी से सिस्टम के लिए जोखिम का खतरा है। बड़ी टेक कंपनियों के बड़े सब्सक्राइबर बेस की वजह से उनके पास ग्राहकों के वित्तीय लेन देन से जुड़ी बड़ी जानकारी होती है। गूगल, अमेजॉन, व्हाट्सएप जैसी बड़ी टेक कंपनियां यूपीआई के जरिए वित्तीय लेन देन की सुविधा दे रही हैं। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि वित्तीय लेन देन की व्यवस्था में इन बड़ी कंपनियों का शामिल होना अच्छा कदम है, लेकिन ग्राहकों के हितों की रक्षा भी जरूरी है। सर, आरबीआई गवर्नर किस तरीके के जोखिम की तरफ इशारा कर रहे हैं? रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज दो महत्वपूर्ण बातें कही फिनटेक को लेकर, और हम लगातार शुभम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से रिजर्व बैंक अपने रेगुलेशन में और अपने तौर तरीकों में फिनटेक कंपनियों को लेकर सख्ती कर रहा है। और हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें ध्यान देना होगा कि दुनिया में कई बड़े विशेषज्ञ और खासतौर से IMF ये बता चुके हैं कि फिनटेक से फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने पहली बात वो कही जो शुभम ने आपको बताई। रिजर्व बैंक गवर्नर का इशारा था कि फिनटेक में के कारोबार में टू बिग टू फेल का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, उनका पूरा डेटाबेस बड़ा है, उनके पास बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी मोनोपोली होना पूरी तरह संभव है। और वो हम आज भारतीय बाजार में देख भी रहे हैं। अगर आप फिनटेक से बाहर निकल कर पूरा डिजिटल स्पेस देखें तो चाहे वो सर्च इंजन का मार्केट हो या मोबाइल पर सर्च इंजन का मार्केट हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट हो, उसमें मोनोपोलीज हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर इस बात के लिए आगाह कर रहे थे कि पूरे के पूरे बाजार में अगर सारी ताकत कुछ कंपनियों के आसपास कंसंट्रेट हो जाती है, फिनेंशियल बिजनेस उन्हीं के सिस्टम से ऑपरेट होता है, तो ये खतरा है। और यहाँ उन्होंने खुलकर नहीं कहा, पर हम मनी सेंट्रल में शुभम अभी चर्चा कर चुके हैं कि 2 कंपनियों के बीच मर्जर की, जो अभी हाल में हुआ था, जिसमें कि पे4यू और 2 बड़ी फिनटेक कंपनियों के बीच जो मर्जर हुआ था, उसके बाद बाजार में मोनोपोली का खतरा दिखाई दे रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस बार एक बिल्डेस्क और पे4यू का जो मर्जर हुआ था, उस मर्जर के बाद ये रिस्क बना है कि बाजार में फिनटेक कंपनियों में एक मोनोपोली आएगी। दूसरी बात, रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक और बात कही कि फिनटेक को लेकर जो नए नियम बनाए जा रहे हैं वो इनोवेशन को, नए प्रयोगों को, नए तरीके की सुविधाओं को रोकते नहीं हैं, लेकिन वहां सिक्योरिटी ज़रूरी है और वो पहली शर्त है। अगर आप रिजर्व बैंक गवर्नर के दोनों बयानों को करीब से समझें तो रिजर्व बैंक फिनटेक से पहले फिनेंशियल सिक्योरिटी को आगे रख रहा है। उसका मानना है कि मोबाइल डिजिटल माध्यमों से लेन देन बहुत अच्छा है, उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे किसी भी तरह से लोगों की वित्तीय सुरक्षा को, लोगों की निजता को, वित्तीय निजता को खतरा नहीं होना चाहिए। और ये बात बेहद दो टूक और बेबाक ढंग से रिजर्व बैंक ने आज कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिसके जरिए एक जगह हुए केवाईसी को अलग अलग वित्तीय लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर बार हर जगह के लिए केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जो व्यवस्था है उसके तहत बैंकों में अलग केवाईसी की जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस के लिए अलग और वित्तीय लेन देन के लिए अन्य कामों के लिए आपको अलग से केवाईसी कराना पड़ता है। सर, सिंगल केवाईसी कैसे काम करेगा? सरकार के पास एक सेंट्रल केवाईसी रिपोजिटरी तो है ही, क्योंकि सारी केवाईसी घूमकर आधार के डेटाबेस पर ही जाती है। मुख्य रूप से आधार के डेटाबेस से ही सारी केवाईसी की जाती है। तो अगर आप रिपोजिटरी के तौर पे देखें, सिस्टम के तौर पे देखें, तो सरकार के पास एक सेंट्रल डेटाबेस मौजूद है। केवल अलग अलग जगह केवाईसी को रोककर एक जगह लाने के लिए सरकार को उस रिपोजिटरी को अपस्केल करना होगा, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जहां जहां हमें अपने कारोबार करने के लिए नो योर कस्टमर की शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, या म्यूचुअल फंड हो, या कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, यहाँ तक कि मोबाइल वॉलेट के ट्रांजैक्शन हो, उन्हें एक जगह लाना होगा। और ये
एक महत्वपूर्ण सुधार आने वाले समय में होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर एक बार वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं, लेकिन एक कानून में बदलाव करके सरकार को इसमें नोटिफिकेशन जारी करके बताना होगा कि प्रक्रिया काम कैसे करेगी, कि क्या अगर एक बार आपका किसी एक वित्तीय सिस्टम में केवाईसी हो गया तो वो सारे सिस्टम्स के लिए केवाईसी मान लिया जाएगा। यानी अगर आपने बैंक में एक बार अपना केवाईसी करा लिया और आपका केवाईसी प्रमाणित हो गया तो क्या फिर उसी केवाईसी के आधार पर आपको बाकी जगह एक्सेस दे दी जाएगी या सेवाएं दे दी जाएंगी, ये तय करने के लिए नया नियम बनाना पड़ेगा। लेकिन तकनीकी तौर पर यह संभव है क्योंकि केवाईसी की रिपॉजिटरी या नो योर कस्टमर की रिपॉजिटरी मौजूद है। यहाँ एक और बड़ी दुविधा जो पिछले दिनों में लगातार आ रही है, और खासतौर से रिजर्व बैंक ने जो फिनटेक कंपनियों को लेकर नए नियम बनाए उसके बाद शायद केंद्र सरकार को ये जो डेटा और केवाईसी के ट्रांसफर को लेकर विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में तौर तरीके उन्हें थोड़ा और चुस्त और बदलना पड़ेगा। क्योंकि अभी एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, एक कंपनी दूसरे बैंक से जो लेन देन करती है और जो सेंट्रल रिपॉजिटरी में डिप करती है आकर डेटाबेस में केवाईसी के लिए, यहाँ डेटा की सुरक्षा का, यहाँ पर निजता की सुरक्षा की एक बड़े सवाल है। और भारत में अभी फिलहाल डेटा प्राइवेसी का बिल जो संसद तक आया था वो आगे नहीं बढ़ पाया है, उसे वापस लिया गया है। तो ये जब सेंट्रल केवाईसी की व्यवस्था बनेगी उसमें डेटा प्राइवेसी कैसे सुरक्षित की जाएगी, सरकार को ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सरकार नया टेलीकॉम बिल लाने जा रही है और रिपोर्ट्स की माने तो बिल के जरिए टेलीकॉम सेक्टर में नए सुधार शुरू हो सकते हैं। बिल में कर्ज में फंसी कंपनियों के दिवालिया मामलों के निपटाने के लिए अलग नियम हो सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के लिए विलय और अधिग्रहण के नियमों में सरल किया जा सकता है। और टेलीकॉम ऑपरेटर अगर बैंकरप्ट होता है तो उसे आवंटित स्पेक्ट्रम वापस सरकार के पास जाने का नियम बन सकता है। सर, ये बिल क्यों लाया जा रहा है, क्या प्रावधान होंगे इसमें? टेलीकॉम के नियम काफ़ी समय से नहीं बदले हैं, जबकि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा सिमटते सिमटते कुछ ही कंपनियों पर आकर टिक गई है। इससे पहले जो टेलीकॉम के लाइसेंसिंग के, कंपनियों के कामकाज के, अधिग्रहण के, उनमें विदेशी भागीदारी के नियम पहले तय किए गए थे। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें इस कानून में आ रही हैं, जिसमें 2 चीज़ें शुभम ने आपको बताई कि विलय और अधिग्रहण के नियम बदले जाएंगे। हालांकि अब इस बाजार में विलय अधिग्रहण की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बची नहीं है, क्योंकि बाजार आमतौर पर 3 कंपनियों के बीच बंट चुका है। लेकिन सरकार आने वाली नई कंपनियों के लिए या बाजार में विलय अधिग्रहण को लेकर मोनोपोली से बचाने की शायद कोशिश करेगी, जो संकेत इस कानून से मिल रहा है। दूसरा जो दो महत्वपूर्ण सुधार हैं जो इससे जो हमारे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण सुधार यह है कि चूंकि 5G आने के बाद कंपनियों के पास काफ़ी स्पेक्ट्रम है, जिस स्पेक्ट्रम का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, और उसके लिए वो उस स्पेक्ट्रम को वो सरकार को वापस करना चाहती हैं। तो शायद एक कानून निर्धारित करेगा कि वो स्पेक्ट्रम को सरकार को कैसे वापस करेंगे और उसकी जो फीस चुका रही हैं उससे उन्हें कैसे छुटकारा मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो संचार मंत्री ने संकेत में कही और जो इस कानून में देखने लायक होगी, कि पहली बार इस कानून में शायद सरकार टेलीकॉम लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने वाली कंपनियों पर, यानी समय पर उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध न कराने वाली कंपनियों को अपने रोल आउट ऑब्लिगेशन, अर्थात जो पूरा नेटवर्क बनाने के लिए जो वादा करती हैं कंपनियां लाइसेंस में, उन्हें न पूरा करने पर उनके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माने का प्रावधान कर सकती है, जो भारी जुर्माने का जो प्रावधान कर सकती है और जुर्माने के नियमों में भी बदलाव कर सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को आया फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ प्राइस सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करके ट्रेडिंग करना इनसाइडर ट्रेडिंग को साबित नहीं करता, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग का इरादा क्या था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा ट्रेड लेता है जिससे पक्के तौर पर नुकसान होने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोपी नहीं हो सकता। कोर्ट ने गेमर इंडिया और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले पर सेबी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। सर, ये पूरा मामला क्या है? इस मामले के 2 बड़े पहलू हैं। पहला तो हम इस मामले को समझते हैं कि गेमर इंडिया और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंफ्रास्ट्रक्चर को 2012 में दोनों ने एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। दोनों कंपनियों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रोड्स बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें इन्हें 49% का इन्वेस्टमेंट करना था। इस कॉन्ट्रैक्ट में 49% का इन्वेस्ट करना था इन दोनों कंपनियों में। इन दोनों के बीच में जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट हुआ था वो 2013 में ख़त्म हो गया, टर्मिनेट कर दिया गया गेमन इंडिया और सिंप्लेक्स के बीच में। ये कहा गया कि गेमन इंडिया के प्रमोटर अभिजीत राजन जिनका नाम था, उन्होंने 14.4 मिलियन शेयर्स कंपनी के 22 सितंबर 2013 को बेच लिए और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की सूचना
स्टॉक मार्केट को दी गई और इस बिना पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बनाया था और उसके खिलाफ सेबी ने इन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। ये मामला बाद में सेबी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया और वहाँ से इन दोनों कंपनियों को और खासतौर से जो प्रमुख रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग के दोषी पाए गए थे उन्हें अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बरी कर दिया और उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्देश के खिलाफ सेबी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज आया है जो भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को लेकर नए तरीके की बहस शुरू करता है, क्योंकि इस फैसले में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान तय किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जो जिनके कारण सेबी के आने वाले कई मामलों पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग पे है उन पर असर पड़ेगा। सर, सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच असहमति क्यों है? सेबी जो इनसाइडर ट्रेडिंग के भारत के नियम है उसमें में एक नियम है जिस नियम का नाम है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेबी इस आधार पर कि ऐसी सूचना जो कंपनियों के प्रमोटर, कंपनियों के शेयरधारकों, बैंकर्स के पास होती है और वो शेयरधारकों और वो पब्लिश्ड नहीं है, यानी वो स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताएगी, बाजार को नहीं बताएगी, उसके इस्तेमाल से अगर कोई कंपनी का अधिकारी, कंपनी का निवेशक बाजार में ट्रेड करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है। और इसमें 5-6 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें सेबी इस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखती है। एक, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाहर नहीं लीक होने चाहिए और अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने से पहले कोई ट्रेड दिखता है उसमें और वो ट्रेड कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से किया जाता है तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा माना जाता है। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेरेशन। कंपनी अगर कोई लाभांश घोषित करने वाली है तो ये इससे पहले अगर प्रमोटर्स की साइड से कुछ ट्रेडिंग की जाती है, किसी की तरह से की जाती है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग में माना जाता है। तीसरा, बायबैक अनाउंसमेंट है, कंपनियां जब अपने स्टॉक्स बायबैक करती हैं। कंपनी के इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन प्लान्स जिसमें वो नया निवेश करने वाली है। मर्जर और एक्विजिशंस की इंफॉर्मेशंस, कोई दूसरी बड़े इन्वेस्टर को शेयर और इक्विटी के सेल की इंफॉर्मेशन। और एक और इसमें पॉइंट है कि एनी अदर इंफॉर्मेशन लाइकली टू बी मैटेरियली इंपैक्ट शेयर प्राइसेस, या कोई दूसरी भी इंफॉर्मेशन जो शेयर प्राइस को इंपैक्ट करे। इस प्रावधान का इस्तेमाल सेबी ने इस गैमन इंडिया और सिंप्लेक्स वाले मामले में किया था जो अंतिम प्रावधान था और इस प्रावधान पर के आधार पर ही सेबी ने इस इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि रेगुलेटर को ये इस्टेब्लिश करना होगा, रेगुलेटर को ये स्थापित करना होगा कि उसके पास ऐसी सूचना थी जिससे जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ इस आधार पर कि उसके पास एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी और उसने बाजार में उसका दुरुपयोग किया या इनसाइडर ट्रेडिंग की, ये मामला नहीं बनता। अब ये एक दिलचस्प डिबेट शुरू होती है। पूरी दुनिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बहुत सख्त नियम है, छोटी छोटी सूचनाओं पर भी बाजार में जो मूवमेंट होते हैं उसे लेकर दुनिया के रेगुलेटर बहुत सतर्क हैं और बहुत सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां से एक नई बहस शुरू की है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बहुत सारे मामले सेबी के पास हैं, कई मामलों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों पर सेबी जांच कर रही है। इसमें माना जा रहा है शुभम कि ये जो लास्ट वाला प्रावधान है कि कोई भी सूचना जिससे कि कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, वो प्रावधान शायद ज़्यादातर मामलों में इस्तेमाल किया गया है। सेबी इस पर क्या रुख लेती है, क्या सेबी इसे स्वीकार करेगी या सेबी इसे वापस चुनौती देगी, ये हम देखेंगे। अगली खबर, किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से निजी क्षेत्र की कंपनियों को खरीद की अनुमति देने को कहा है। सोमवार को केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा फसल खरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले अतिरिक्त खर्च पर 2% कैपिंग भी लगाई जाएगी, यानी कि 2% ज़्यादा खर्चा नहीं दिया जाएगा। आड़तिया कमीशन, मंडी टैक्स और मार्केटिंग फीस के तौर पर केंद्र की तरफ से राज्यों को अधिकतम 2% राशि ही अब मिलेगी। अलग अलग राज्यों में केंद्र की तरफ से इस तरह के खर्च के लिए अलग अलग फीस चुकानी पड़ती है। केंद्र को प्रति किलो चावल के लिए लगभग 36 रुपये का खर्च बैठता है, जिसमें 4.33% हिस्सेदारी अतिरिक्त खर्च की होती है। वहीं गेहूं के प्रति किलो पर जो खर्चा आता है वो लगभग 25 रुपये का आता है, इसमें भी 4.41% अतिरिक्त खर्च होता है। फसल वर्ष 2021-22 की बात करें तो केंद्र सरकार ने इस तरह के खर्च के लिए 14,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए हैं। सर, ये कैपिंग क्यों की जा रही है? पहला सवाल ये मामला समझना जरूरी है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के बिहाफ पर या केंद्र सरकार के बिना पर
देश के खाद्यान्न भंडार के लिए बफर स्टॉक के लिए अनाज की खरीद करती हैं। उस अनाज की खरीद पर जो फीस या मंडी फीस या जो स्थानीय चार्ज दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, उनकी वापसी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को करती है और ये फूड सब्सिडी के पूरे बजट का हिस्सा होता है। जैसे पंजाब में 6 रुपये और 46 रुपये क्विंटल के आसपास की लेवी लगती एमएसपी के ऊपर। ये 6 रुपये है, कहीं 4 रुपये है, कहीं 2 रुपये है, कहीं 1 रुपये है, अलग अलग लोकल लेवीज हैं। और सरकार की जो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन को खरीद के मेंटेन करने की, जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं तो उस कॉस्ट को कहते हैं जिस पर सरकार गेहूं या चावल या अनाज खरीदती है और अपने पास भंडारण के लिए रखती है, उसमें जो लोकल लेवीज हैं या जो लोकल टैक्स हैं जिनकी वापसी राज्य सरकारों को की जाती है, उनका हिस्सा करीब 4.33% है। लगभग 4.33% हिस्सा उस इकोनॉमिक कॉस्ट का है जो वापस किया जाता है चावल के मामले में, और गेहूं के मामले में और भी ज़्यादा है। 4.41% हिस्सा है गेहूं के मामले में सरकार की टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट में इस लेवी का। अब इसमें मंडी फीस है, इसमें अड़तिया का कमीशन शामिल है, इसमें लोकल सेस शामिल है, कहीं कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं विक्रेताओं की, उनकी सबकी फीस शामिल है। सरकार इसे कैप करके एक निर्धारित लेवल पर लाना चाहती है, जिससे कि ये बड़ा भुगतान, जैसा शुभम ने आपको बताया 14,000 करोड़ रुपए बड़ी राशि है जो केंद्र सरकार को राज्यों को देनी पड़ती है। इससे इस साल 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और ये पूरे देश में जो टैक्सेस हैं कम से कम सरकारी खरीद के अनाज पर टैक्स को एक समान स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। सर, दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि सरकारी खरीद के लिए निजी क्षेत्र को खोलना या निजी कंपनियों को आगे लाना, ये तैयारी का क्या मतलब है? ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और मुझे लगता है कि पूरे भारत के खाद्य बाजार में जो हाल फिलहाल में हुए बदलाव हैं, जिनमें हमने पिछले दिनों में आए कृषि कानून देखे, कृषि कानूनों का विरोध देखा, फिर उनकी सरकार की तरफ से वापसी देखी, उनकी रोशनी में ये भारत की फूड इकोनॉमी और फूड मार्केट में जो केंद्र सरकार का इंटरवेंशन होता है खाद्य सुरक्षा के नाम पर, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है और इसे हमें थोड़ा सा विस्तार से गहराई से समझना होगा। पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि अभी तक भारत में जितनी भी सरकारी खरीद होती है बफर स्टॉक के लिए, वो FCI करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है राज्य सरकारों की मदद से, और उसका एक हिस्सा राज्य सरकारों की लागत का वापस किया जाता है। अभी हाल में खाद्य सचिव ने स्पष्ट रूप से अपने एक भाषण में इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया। एक, जिसका हमने आपको जानकारी पहले दी कि सरकार राज्यों को दिए जाने वाले प्राइसेस की कैपिंग करेगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ सरकार अब निजी विक्रेताओं को, जो निजी कंपनियां हैं, उन्हें भी इस बात के लिए आमंत्रित करेगी और स्टेट की बाकी एजेंसियों को भी आमंत्रित करेगी, यानी राज्य सरकारों की भी कुछ एजेंसियां होंगी जो खरीद करना चाहेंगी, उन्हें भी आमंत्रित करेगी, ताकि वो पूरी तरह से बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीद की जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो सके। उन्होंने राज्य सरकारों को इस मामले में केंद्र के खाद्य मंत्रालय ने चिट्ठी भी लिख दी है। यानी ये प्रक्रिया, अगर हम जैसा हम समझ पा रहे हैं खबरों के जरिए या जो बातचीत से पता चल रहा है, ये प्रक्रिया शायद खरीफ की फसल के साथ लागू भी कर दी जाएगी, जहां फिर प्राइवेट कंपनी FCI के बगल में अपना बस्ता लगाकर, अपनी दुकान लगाकर किसानों से अनाज खरीदेगी। ये बात खाद्य सचिव ने जब भी आटा मिलों का जो फेडरेशन था उसकी घोषणा के साथ कही थी। अब इसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण देखने वाली हैं। जो कंपनियां इस खरीद के लिए आएंगी, उनके पास शायद वही कंपनियां इसमें आगे आ पाएंगी शुभम, जिनके पास भंडारण की सुविधा होगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होगी, क्योंकि FCI इसलिए खरीद कर पाती है कि FCI के पास बड़ी भंडारण फैसिलिटीज़ हैं। अब हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि पिछले 4-5 साल में सरकार ने वेयर हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सब्सिडीज़ दी गई हैं, वेयर हाउसिंग को प्रायोरिटी पर रखा गया है, उसे बैंकों से पैसा दिया गया है। तो अब शायद वो व्यवस्था तैयार हो चुकी है जहां पर FCI के बराबर, यानी सरकार के बराबर, निजी कंपनियां भी सरकार के खाद्यान्न भंडार के लिए खरीद करेंगी और वो अपने अनाज भंडारों को सरकार के खाद्यान्न भंडार का एक हिस्सा उनके पास रहेगा। ये प्रक्रिया कैसे लागू होगी? स्वाभाविक सी बात है कि अभी फिलहाल सरकार ने इसकी कीमतों का दर तय नहीं किया, लेकिन अगर MSP पर खरीद होगी तो वो उसी कीमत पर खरीदेंगी जिस कीमत पर FCI खरीदेगी। कि इसका भुगतान सरकार इन कंपनियों को उसी तरह करेगी जैसे FCI करती। FCI एक बड़ा हिस्सा फूड क्रेडिट के तौर पर बैंकों से लेती है, कर्ज के तौर पर लेती है इस खरीदारी के लिए। ये सारे कई दिलचस्प पहलू हैं जो इसके बाद निकल कर आएंगे। पर आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो फूड इकोनॉमी है और खासतौर से जो फूड की सिक्योरिटी का मैनेजमेंट है, उसका एक हिस्सा अब निजी क्षेत्र की तरफ जाने के लिए, उसे खोलने के लिए फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश शुरू हो गया है। इसकी घोषणा लगभग सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कर दी गई है कि
और शायद ये काम हमें अगले सीज़न से ही, यानी इसी सीज़न से, जो खरीफ का सीज़न है इसी से शुरू हो जाएगा। कहाँ कौन सी कंपनी आएगी, कितनी कंपनियों के पास कितनी क्षमता है, ये हमें जब सरकार आधिकारिक रूप से इजाज़त देगी तब समझ में आएगा। चलिए, अब समय हो गया मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में आपको सीएनजी और पीएनजी के दामों में तेजी देखने को मिल सकती है, और ये तेजी काफ़ी तीखी होगी। क्यों होगी, ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं, आपको पता चलेगा इस स्पेशल रिपोर्ट में। अक्टूबर में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ जाएं तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल गैस के आयात पर सरकार की लागत बढ़ गई है और उस बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं के कंधों पर पड़ सकता है। सरकार हर 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतों में बदलाव करती है। अगला बदलाव अक्टूबर में होने वाला है और आशंका है कि अक्टूबर में कीमतें बढ़ जाएंगी। 20 साल तक भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए रूस की कंपनी गैज़प्रॉम और भारतीय कंपनी गेल के बीच करार हुआ था। 2018 से गैज़प्रॉम भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई कर भी रही थी, लेकिन इस साल रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से मई के बाद सप्लाई बंद है। इस वजह से भारत को दुनिया के दूसरे देशों से महंगे रेट पर गैस खरीदनी पड़ रही है। इस साल अक्टूबर और नवंबर में डिलीवर होने वाली नेचुरल गैस के लिए भारत ने जो कीमत चुकाई है वो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। गैज़प्रॉम की तरफ से सप्लाई रुकने की वजह से देश में गैस के आयात में भी गिरावट आई है। बीते अगस्त के दौरान आयात 19% घटा है। अगस्त में 2.37 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का आयात हुआ था। पिछले साल 2.92 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का इंपोर्ट हुआ था और गैस इंपोर्ट में आई गिरावट की वजह से इसकी खपत भी घट गई है। अगस्त के दौरान खपत 10% से ज्यादा घटकर 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर दर्ज की गई है। आयात में कमी की वजह से हो रही किल्लत को दूर करने के लिए देश में नेचुरल गैस उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन देश में जितनी नेचुरल गैस की खपत होती है उसका लगभग आधा हिस्सा आयात करना पड़ता है और आयात होने वाली महंगी गैस ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को बढ़ा दिया है। बल्कि ये महंगाई सिर्फ सीएनजी और पीएनजी से आगे निकलकर फर्टिलाइजर और पावर को भी महंगा कर सकती है, क्योंकि देश में नेचुरल गैस की सबसे ज्यादा खपत इन 2 सेक्टर में ही होती है। घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली नेचुरल गैस की कीमतों को तय करने के लिए सरकार जिस फॉर्मूले पर काम करती है उसको बदलने पर भी विचार हो रहा है और आशंका है कि नए फॉर्मूले से भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। यूरोप में रूस से तेल और नेचुरल गैस के आयात पर सख्ती के बाद एशियाई देशों में रूस के तेल और गैस की सप्लाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एशिया में भारत और चीन पहले से ही रूस से बड़ी मात्रा में तेल की खरीद कर रहे हैं और अब अन्य देशों को भी रूस तेल बेचने की कोशिश करेगा। ऐसा अनुमान है कि सप्लाई बढ़ेगी। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त के दौरान भारत और चीन ने रूस से रोजाना 27 लाख बैरल तेल की खरीद की है। हालांकि रूस से भारत को होने वाली गैस की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में गिरी है और इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। दूसरी तरफ यूरोप के देश अब रूस के बजाय दुनिया के दूसरे एनर्जी सप्लायर देशों से तेल और गैस की खरीद बढ़ा रहे हैं। इस वजह से सप्लाई के लिए टैंकर्स की कमी देखने को मिल रही है। सर, रूस पर प्रतिबंध से पहले सस्ता तेल खरीदने की आपको लगता है पूरे देश में होड़ सी मच गई है? हाँ, रूस में के संदर्भ में पिछले 48 घंटे में 2 दिन में रूस के और तेल बाजार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। हम इसे आज सबसे ताजे घटनाक्रम से शुरू करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक घोषणा की, जिस घोषणा के साथ उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के इलाके में फिर सेना का जमाव बढ़ाने जा रहे हैं। इस घटना के साथ पश्चिम के देशों की तरफ से नाटो और ईयू की तरफ से रूस पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो गई है। हमें पता है कि दिसंबर से यूरोप के देश रूस से तेल और तेल उत्पादों का, यानी डीजल और कच्चे तेल का आयात पूरी तरह बंद कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में रूस को में जो भविष्य में मांग है तेल की, वो गिरने की संभावना के कारण जो रूस से डीजल का डिस्काउंट है वो करीब $30 तक पहुंच गया है। यानी अगर दुनिया के अन्य हिस्सों में बना हुआ डीजल है तो उसकी तुलना में $30 तक सस्ता डीजल रूस से अभी बाजारों में मिल रहा है। इस बात के संकेत हैं कि यूरोप के देश इस प्रतिबंध के आने से पहले अधिकतम मात्रा में
डीजल खरीद लेना चाहते हैं, जो बाजार में रूस के जरिए तो नहीं बल्कि रूस के सप्लाई एजेंटों के जरिए और बाकी नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है, जो बाजार में मौजूद है। उसकी दो बड़ी वजह हैं कि एक तो विंटर्स हैं, विंटर्स के कारण भी उन्हें एनर्जी सिक्योरिटी की तैयारी करनी है, और दूसरा ये कि जब प्रतिबंध आ जाएंगे पूरी तरह से और सख्ती के साथ यूरोपियन समुदाय और नाटो के देश शिपिंग मूवमेंट्स पे बैन लगा देंगे, रूस से आने वाले शिप्स को बीमा नहीं मिलेगा, तो उससे पहले ये अपना भंडार भर लेना चाहते हैं। इस बात की संभावना हमें दिखाई दे रही है और ये तैयारी यूरोप के अंदर दिख रही है, और इसका असर हमें कई जगह तेल और गैस के टैंकरों की कमी पर भी दिखाई दिया जा रहा है। जैसे नीदरलैंड के बारे में खबर है कि विंटर की एनर्जी सप्लाई के लिए नीदरलैंड भी यूरोप के अन्य देश भी नीदरलैंड के साथ एक साथ बड़े मात्रा में खरीद कर रहे हैं। सर, रूस का ये फैसला तेल बाजार में कैसी उथल पुथल पैदा कर सकता है? आपको क्या लगता है कि ओपेक से रूस के रिश्ते खराब होंगे? रूस की तरफ से जो हमारे पास संकेत हैं वो अब ये है कि रूस इस प्रतिबंध की तैयारी से पहले बाजार में, खासतौर से एशिया के बाजार में ओपेक देशों को बड़ी चुनौती देने वाला है। और इसलिए हमने एक अनोखा घटनाक्रम देखा था 20 दिन पहले, जब ओपेक की बैठक के बाद सऊदी अरब ने बाजार में रूस की तरफ से सप्लाई होने से या सरप्लस की वजह से अपने यहाँ कच्चे तेल की कीमतों में कमी कर दी थी। अब यहाँ दो तीन तरीके के सिनेरियोज या परिदृश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। एक परिदृश्य यह है कि अगर रूस सस्ता तेल बाजार में छोड़ेगा तो इसका सीधा असर ओपेक देशों के अपने उत्पादन पर पड़ेगा, और ओपेक देश पहले ही कह चुके हैं कि वो अब उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो अगर बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और ज़्यादा गिरती हैं तो ओपेक देश अपने उत्पादन में कटौती करेंगे ताकि बाजार में कीमतों में कच्चे तेल की कीमतों को $90 से ऊपर रखा जा सके। आज हम देख रहे हैं कि आज फेडरल रिजर्व की बैठक है, वहाँ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी आनी है, मंदी की आशंका है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें भी $90 के आसपास घूम रही हैं, तो हैं $90 से $93 के आसपास घूम रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि बाजार में इस बात को लेकर बड़ी उत्सुकता है शुभम कि रूस इस प्रतिबंध के बीच अपना तेल बाजारों को भेजेगा कैसे। जो तेल रूस से निकल कर आएगा, यानी अगर रूस मार्केट को फ्लड कैसे करेगा, कैसे आएगा, इसको लेके दो तीन दिलचस्प चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक सबसे दिलचस्प चीज़ें निकल के आ रही है कि रूस ने अपने बहुत सारे तेल को रीब्रांड कर दिया है कार्गो के तौर पर, यानी लिथुआनिया में ब्लैक सी के आसपास और मेडिटेरेनियन के आसपास के कई देशों में जो एजेंट्स हैं उन्होंने तेल पहले ले लिया है, और वो तेल शिप ऑन द सी है, और वो रूस का तेल नहीं है बल्कि किसी और दूसरे तेल के साथ ब्लेंड करके रीब्रांडेड कार्गो के तौर पर बेचा जा रहा है। यानी रशियन तेल में ओपेक का भी तेल है, मर्बन क्रूड भी मिला हुआ, बाकी जगह के क्रूड मिलाकर उसे ब्लेंड करके बेचा जाएगा। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो शायद ये ट्रेडर जो आने वाला प्रतिबंध है उससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि पूरी तरह वो रूस का ट्रेड नहीं होगा। दूसरा एक और दिलचस्प तरीका जो दिखाई दे रहा है बाजार में, जैसा कि शिपिंग कंपनियों के सोर्सेज बता रहे हैं कि शिप टू शिप ट्रांसफर्स हो रहे हैं, यानी ऑन द सी बीच में एक शिप से दूसरे शिप पर ऑयल की आपूर्ति की जा रही है, उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो रीब्रांड हो जाता है, कार्गो रूस से आया हुआ उसे भेजा जा रहा है। ये दूसरा तरीका दिखाई दे रहा है। और तीसरा ये कि कई सारे देश, भारत और चीन जैसे देश, जिन्होंने प्रतिबंधों के बावजूद बड़े पैमाने पर तेल की खरीद की है, वो आने वाले समय में भी तेल के सौदे कर सकते हैं। लेकिन कच्चे तेल के बाजार में अगर रूस प्राइस वार में उतरता है, क्योंकि जिसकी संभावना दिखाई देती है, तो हम फिर वही 60 के दशक की परिस्थिति देखेंगे जब रूस के सस्ते कच्चे तेल के कारण ओपेक तेल प्रोड्यूसर्स देशों को एक पूरा संगठन ही बनाना पड़ा था, जहां से ओपेक हमारे सामने आता है। और वो इसीलिए बना था क्योंकि रूस का कच्चा तेल वैसे भी मध्य पूर्व के देशों की तुलना में बहुत सस्ता है उत्पादन लागत के लिहाज से, तो सस्ता कच्चा तेल बाजार में आ रहा था और ओपेक देशों ने प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश की थी। 2013-14 में रूस ने इस ओपेक संगठन के साथ अपने आप को जोड़ा था और तब वो ओपेक प्लस बना था। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने 2022 के दौरान एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। एडीबी का कहना है कि 2022 में ग्रोथ 4.3% रहेगी, पहले 4.9% का अनुमान था। हालांकि एडीबी का कहना है कि 30 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब चीन को छोड़ बाकी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगी, जबकि चीन में ग्रोथ कम रहेगी। एडीबी ने 2022 में चीन की ग्रोथ 3.3% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि बाकी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ 5.3% रह सकती है। इधर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत को दुनिया भर में आने वाली आर्थिक सुस्ती का फायदा मिलेगा, क्योंकि आर्थिक सुस्ती की वजह से कच्चे तेल और मेटल्स जैसी ग्लोबल कमोडिटीज़ की कीमतों में गिरावट आएगी। सर, पहला सवाल,
एडीबी ने जो अनुमान घटाया है, अभी हम देख रहे हैं कि आज शाम तक जब ये शो देख रहे हैं लोग, इसके कुछ देर बाद फेड की तरफ से फैसला आएगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का। क्या लगता है आपको, एजेंसियां क्या देख रही हैं, अगर एशिया की इकोनॉमी के बारे में कहें या दुनिया भर की इकोनॉमी के बारे में कहें? एडीबी के आकलन आमतौर पर बाकी एजेंसियों जैसे हैं। एडीबी ने भारत के विकास दर का भी आकलन 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था के विकास दर के आकलन में बड़ी कमी की है। साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया के आकलन को वहीं रखा है। तो अब दो तरीके के संकेत हमारे पास हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये मान रही है कि अगर दुनिया में मंदी आती है तो उसका एक बड़ा असर हमें इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा जो कोविड के दौरान एक अपना बड़ा हिस्सा उत्पादन का लूज कर चुकी हैं, या लॉस उनका लॉस हो चुका है। तो अब मंदी की आशंका, मंदी की संभावना गहरा रही है। उसका असर पूरी दुनिया के देशों पर अलग अलग किस किस तरह से होगा, इसके आकलन आना शुरू हो गए। भारत के संदर्भ में अगर हम पूरी चर्चाओं को भारत पर फोकस करें तो भारत में अब आमतौर पर 7% से नीचे की आर्थिक विकास दर रहने की सहमति हमें दिखाई देती। मतलब इस साल भारत आमतौर पर उसी 7% से नीचे की विकास दर पर रहेगा। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से अभी उत्साही रूप से आकलनों को यह दावा किया जा रहा है कि भारत 7% से ऊपर की आर्थिक विकास दर हासिल करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से बढ़ोतरी के बाद भी अभी कच्चे तेल की कीमतों में वो कमी नहीं दिखाई दे रही। बढ़ोतरी की संभावना के बावजूद हमें कच्चे तेल की कीमतों में कमी नहीं दिखाई दे रही, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फेडरल रिजर्व 75 से बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की भी संभावना की जा रही है। और उसके बाद कम से कम यूरोप की अर्थव्यवस्था के सबसे पहले मंदी के करीब खिसक जाने का या धंसने का खतरा है, क्योंकि जैसे ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, हमको यूरोप की अर्थव्यवस्था में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में पर इस मंदी के असर थोड़े समय के बाद दिखाई देंगे। सर, दूसरा सवाल मेरा कि जो बयान आया है भारत में कि मंदी से फायदा होगा, क्या आपको लगता है वाकई अगर दुनिया भर में मंदी आएगी तो भारत को इसका फायदा मिलेगा? मंदी कहीं भी हो तो किसी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं होता, लेकिन भारत के संदर्भ में एक प्रिपोजिशन या एक संभावना बनती दिखाई दे रही है। वो ये कि मंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज की प्राइस में कमी आएगी। हालांकि अभी हमने कमोडिटी की प्राइस में वो क्रैश नहीं देखा। किसी भी कमोडिटी की प्राइस में हमने मंदी की संभावनाएं सबसे ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। ब्याज दरों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी भी हो चुकी है, अमेरिका की ब्याज दरों में भी, बाकी जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, पर हमने कमोडिटी प्राइसेस में रिसेशन नहीं देखी। कमोडिटी के प्राइसेस में उतार चढ़ाव जरूर हो रहे हैं, पर रिसेशन जैसी स्थिति कमोडिटी मार्केट में किसी कमोडिटी में नहीं दिखाई दे रही। अपने पीक से, युद्ध वाले पीक से, मार्च अप्रैल के पीक से कमोडिटीज नीचे हैं, डिस्काउंट पर हैं 10% 15%, पर रिसेशन जैसी स्थिति कमोडिटी मार्केट में हमें नहीं दिखाई दे रही। तो हमें देखना होगा कि मंदी अगर कम गहरी हुई तो कमोडिटी के प्राइसेस में उतना रिसेशन नहीं आएगा। दूसरी चीज, कमोडिटी मार्केट महंगाई की संभावना पहले से ही भांप चुका है, क्योंकि वो महंगाई के निर्माताओं में से एक है। तो कमोडिटी कंपनियां या कमोडिटी प्रोड्यूसर्स भी आने वाले समय में डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर रहे हैं। ओपेक के तौर पर हमने देखा कि ओपेक ने जैसे ही देखा कि आने वाले समय में मांग कम रहेगी, उसने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी को रोक दिया। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, दुनिया की कमोडिटी इकोनॉमीज, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या चिली हो या कनाडा हो या लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज हो, वो भी डिमांड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बाजार को, अपने उत्पादन को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगी। तो प्राइसेस क्रैश होंगे क्या कमोडिटीज की दुनिया में? अभी हमारा कहना मुश्किल है, फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और रुपए की कमजोरी जो भी कमोडिटी के प्राइसेस में कमी होगी उसका फायदा खत्म कर देगी। रुपए की कीमत में आने वाले समय में गिरावट और आएगी, इस बात की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। हम कल इस संदर्भ में एक बार चर्चा कर भी चुके हैं कि रिजर्व बैंक बाजार में जितना ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, बाजार से उतनी ही लिक्विडिटी बाहर जा रही है, और जिसके कारण बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच दिखाई दे रहा है। तो डॉलर, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होता है तो कमोडिटी की में अगर थोड़ी बहुत भी डिफ्लेशन आती है, कीमतों में कमी होती है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल पाएगा, इसमें थोड़ा संदेह है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। चलते चलते हर रोज की तरह आपको एक शो के बारे में बताना है। आज के जिस शो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये चैन की सांस का शो है। प्रियंका जी ने इस शो को किया, प्रियंका संभव इसके एंकर हैं, और इस शो में आपको एक बीमा के बारे में बताया गया। आमतौर पर बीमा में हमारी जो समझ है, साधारण समझ, वो ये है कि बीमा दो तरीके का होता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन एक तीसरे तरीके का भी बीमा होता है। और ये बीमा जब तक आप नहीं ले लेते हैं तब तक आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, इसका कवर अधूरा माना जाता है। जी हाँ, कौन सा ये बीमा है, क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये बीमा, सब कुछ आपको मिलेगा चैन की सांस के इस शो में। ये शो कहाँ है? मनी 9 के मोबाइल ऐप पर। तो आप तत्काल, अगर आपने अब तक मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस शो को ज़रूर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कल होगी फिर शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात।
नमस्कार।